देश में जब भी टकराव होगा तो सवाल उठेंगे कि मुद्दा प्रायोजित है या प्रासंगिक है। तो आज ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ होंगे थर्ड डिग्री में। मैं श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप उन सवालों को आपके सामने रखने के लिए आए। क्या वो देश में इस्लामोफोबिया का रोना रोकर मुसलमानों के दिल में डर जिंदा रखना चाहते हैं? क्या वो बीजेपी पर प्रहार के लिए इस देश के मुसलमानों को हथियार बनाकर उन्हें डर और खौफ में धकेल रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर जानेंगे और यह भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ बोलने का मतलब क्या है। क्या एक बार फिर उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? इसी के साथ यह सवाल भी होगा कि आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करके राजनीति में कहां तक बढ़ पाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए स्वागत करते हैं थर्ड डिग्री की कुर्सी पर असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष और सांसद। आइए ओवैसी साहब। और चूंकि थर्ड डिग्री है और हमारा एक तीसरा इंटरोगेटर भी यहां पर रहता है, तो आपके ही राज्य से, आपके ही शहर से, हैदराबाद के हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है अब्दुल बशीर, उनको मैं बुलाऊंगी। आइए अब्दुल। ओवैसी साहब, मोहन भागवत ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो मस्जिद मदरसे में ना जाएं तो आपको तकलीफ, अगर वो चले जाएं बच्चों से मिले, इमामों से मिले, इमाम उन्हें राष्ट्रपिता और कह दें राष्ट्र ऋषि, तो आपको तकलीफ। हजम ही नहीं होता ओवैसी साहब को। चाहते क्या है आप संघ से? ये इमाम साहब को नहीं मालूम पिता कौन है? ये ताज्जुब की बात है भाई, माने राष्ट्रपिता कौन है? नहीं, अगर मोहन भागवत साहब कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा सकते, मगर अगर वो ये एक आउटरीच का प्रोग्राम समझकर कर रहे हैं तो वो बिल्किस बानो से मिल लेते, बिल्किस बानो के हस्बैंड को बुला लेते कि भैया हम आपके साथ हैं, आपको इंसाफ दिलाएंगे। बिल्किस बानो भी हमारी बेटी की तरह है। आप अंकिता से मिले क्या? किससे? जिसके साथ उत्तराखंड में सब कुछ आप मिले। हर कोई कैसे किसी से मिल सकता है? आपको प्रॉब्लम है RSS से? एक मिनट, बिल्कुल प्रॉब्लम है और रहेगी, आइडियोलॉजी की बुनियाद पर रहेगी। सवाल ये पैदा होता, आप अंकिता की बात कर रहे हैं, आपने तो बुलडोजर लगा दिया, सीन ऑफ क्राइम को ही बर्बाद कर दिया, आपने बचा दिया उन्हें क्यों? उसको भाजपा ने, आप उसको रखते हैं ना। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि आप बिल्किस बानो का नाम 10 बार लेंगे, नहीं, लेकिन अंकिता पर आप चर्चा बाद में करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने ये नहीं क्यों नहीं पूछा कि अंकिता से मिलने क्यों नहीं गए? कितने, क्योंकि आपको बिल्किस का मजहब दिखता है। नहीं, देखिए, अगर वो मदरसा गए नहीं गए, क्यों गए भाई? आप एक मैसेज देना चाह रहे मुसलमानों को, गए ना? हाँ। उसके हम जवाब दे रहे हैं आपको। मुसलमानों को मैसेज देने में क्या गलती है? अगर वो वाकई मिलना चाहते हैं, मस्जिद जाना चाहते हैं, मदरसे में बच्चों से उन्होंने कुरान की आयतें सुनी है, क्या दिक्कत क्या है? नहीं, आप किसी से भी मिल सकते, मिलिए ना। आप जाकर उन लोगों से भी तो मिलिए, पीड़ित परिवारों से जो विक्टिम हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिला है। आप ऐसे आदमी के पास जा रहे हो शुरू से आपका ही प्यादा है, वो प्यादा है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, उन्हीं का आदमी है वो, बरसों से। उनकी तारीफ कर दे तो वो प्यादा नहीं, आप अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम हम बैठे थे कई साल पहले, जो हमारी जब दाढ़ी इतनी वाइट नहीं थी, आप देख लीजिए उस वक्त वो क्या तारीफ के पुल नहीं बांध रहे थे बीजेपी को, RSS को। अब वो RSS चीफ को अगर पिता कहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनको मालूम ही नहीं कौन राष्ट्रपिता है, कौन पिता है। जाइए, कौन नहीं। हम ये बोल रहे कि आप जब मुसलमानों को एक मैसेज देना चाह रहे, आपको कौन रोकता है बिल्किस बानो से मिलने के लिए? आप मिलिए ना, क्यों नहीं मिलते? आप इखलाक की फैमिली से मिलिए, पीलू खान की फैमिली से मिलिए, रगबर की फैमिली से मिलिए। आप नहीं मिलना चाह रहे? हैदराबाद के मदरसों मस्जिद में आना चाहेंगे तो आप निमंत्रण देंगे? नहीं, मैं क्यों दूंगा उनको? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। स्वागत करेंगे इस कदम का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखिए, आपकी आइडियोलॉजी में क्या है हम पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं प्रैक्टिकली। मेरे कान में फूल लगा नहीं है, मैं पढ़ता हूं, देखता हूं RSS क्या है, उनकी किताबों में क्या लिखा है। बल्कि बंच ऑफ थॉट्स के चैप्टर 11 में उस किताब में लिख दिया गया कि मुसलमान और क्रिश्चियन इंटरनल थ्रेट है मुसलमानों के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। आइडियोलॉजी भी कौन सा उनको स्वीकार कर रही है? मेरी आइडियोलॉजी यकीनन भाजपा और RSS के खिलाफ थी और रहेगी, और उन तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की। मगर यह बोलना कि मैं किसी एक समुदाय के खिलाफ हूं, बिल्कुल गलत है वो। सर, DNA दोनों का, चाहे कोई भी मजहब के हो, एक ही है, ये बता रहे हैं। आपने भी यही बात की थी। सुनिए, ये सब बेकार बकवास की बातें हैं। भारत कैसे बना? अब एक स्टडी आ चुकी है कि 65,000 साल पहले ईरान से किसान भारत को आए थे, फिर आपके सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया से आए, फिर चौथा आर्यन आए, इसके बाद भारत बना।
फिराक का जो शेर है ना कि कारवां आते गए और काफिले आते गए और कारवां बनता गया, ये सब बना। डीएनए क्या मतलब? कौन 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 सा प्रूफ है बताइए? मंदिर तोड़ने वालों की प्रशंसा क्यों करते हैं आप? अपने आप को उनका वंशज बनाकर उनका महिमा मंडन क्यों करते हैं? आपको गलत फहमी है। मंदिर क्या हिंदू राजाओं ने नहीं तोड़ी? तारीख में पढ़ लीजिए आप। जो कोई करता था हमला, वहां पर दौलत तोड़ते थे, वो सब तोड़े उन्होंने। मुगलों ने भी तोड़े ना मंदिर? बिल्कुल, सबने तोड़े, हर राजाओं ने तोड़े। मगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसने मस्जिद को तोड़ा, वो बता दीजिए आप। उस वक्त तो संविधान नहीं था, ना कोई फंडामेंटल राइट्स थे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आजादी मिलने के बाद किसने मस्जिद को तोड़ा, बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बाद भी। मोहन भागवत कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें, इसीलिए वो ये दौरे कर रहे हैं। आपको इस पर भी एतराज क्यों हो? आखिर अगर डीएनए वाली बात भी एक सही मंशा से कही जाए कि हम सब एक हैं, तो क्या हर हिंदुस्तानी एक नहीं? आप मोहन बिल्कुल है, मगर आप ये समझते हैं कि हम इंटरनल थ्रेट है मुसलमान और ईसाई। आपके बड़े लीडर्स ने, दीनदयाल उपाध्याय ने उर्दू के बारे में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहा, आप देख लीजिए। क्या मोहन भागवत ने नहीं कहा था कि मुसलमान चोरी का सामान है? कलकत्ता की स्पीच में कहा था। आप कौन सा मिलाने की बात कर रहे हैं, बताइए ना। आप कहते हैं कि नहीं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा। मैं रिजेक्ट करता हूं, नहीं मानता हूं उसको मैं। आपको क्या लगता है कि उनका ये मदरसे में सर्वे करना, ये मदरसे में आना, बच्चों से बातचीत करना, इससे जानने तो दीजिए उनको। कौन रोक रहा भाई? आप फिर हैदराबाद नहीं बुलाने की बात कर रहे हैं। हैदराबाद नहीं, अगर नहीं मेरे मदरसा होगा, मेरे जानने वालों का होगा, और मुझसे पूछेंगे कि भाई ये मदरसे में बुलाएंगे, हम बोले मत बुलाओ उनको। आप मदरसा सर्वे क्यों करा रहे हैं? इसके बाद आपको डेटा मिलेगा, क्या करेंगे? आप परेशान करेंगे मदरसों को। आरएसएस की आइडियोलॉजी पर आपने पूरी कहानी और किताबों को गोलवलकर से लेकर सबको कोट कर दिया। मुझे बताइए, ये जो सर तन से जुदा गैंग है इस देश में, उसके खिलाफ आपकी आवाज नहीं उठती? मुझे आपके चैनल से हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बिल्कुल नहीं, उसके आगे आप बढ़े क्या? मुझे आपके चैनल से बड़ी शिकायत है, और कई चैनलों से। गाजियाबाद के एक डॉक्टर ने कहा था रोते, मुझे मैसेज आया सर तन से जुदा। आरएसएस ऑर्गेनाइजर मैगजीन के एक रिपोर्टर ने कहा कि मुझे रिपोर्ट आया, ये धमकी आई। उसके बाद कौन निकला उसमें? उन्हीं के जानने वाले उनको धमकी दिए। वो भी तो चलाइए ना आप लोग। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में आप किसी की जान नहीं ले सकते, ना किसी की जान लेने की धमकी दे सकते। मैं ओपनली कंडेम कर रहा हूं। हमारे पार्टी के लोग भी बोले मैं कंडेम किया हूं। केस उन पर रजिस्टर हुआ है, उन पर केस रजिस्टर हुआ है। तो धमकी को सीरियसली ना ले, क्यों ना ले सीरियसली? 2 जगहों पर, अलवर और उसके बाद इंदौर में क्या घटना हुई सर? सुनिए, टेलर था, क्या कसूर था मैडम? उसका? आपके ही प्रोग्राम में कन्हैया लाल की हत्या की मैंने कंडेम किया, मगर गाजियाबाद में आरएसएस की जो माउथपीस ऑर्गेनाइजर, इसका रिपोर्टर, इनको जो धमकी आई, कौन धमकी दिया? इन्हीं के जानने वालों ने दिया। अच्छा ठीक है, कुछ आपके जानने वाले लोग भी हैं, उनकी तस्वीरें हम जरा देख लेते हैं। गुस्ताख रसूल की है की सजा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा। गुस्ताख रसूल की है की सजा, सरदम से जुदा, सरदम से जुदा। इसमें आपके कॉर्पोरेटर है जो मल्लेपल्ली को बिलोंग करते हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है। उस वक्त जब ये बयानबाजी हुई, तब आपने तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि जब बीजेपी के विधायक ने ये किया, उनको उनके पार्टी ने एक्सपेल किया, सस्पेंड किया, आपने उस पर देखिए, वो राजा सिंह का जो वीडियो है नुपुर शर्मा के बाद, नुपुर शर्मा के वक्त भी मैंने कहा था कि ये बीजेपी आरएसएस की एक पॉलिसी है कि इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की अनाप शनाप बकने की कोशिश करते रहो। जहां तक ये कॉर्पोरेटर का सवाल है, इन पर केस बुक हुआ है और पार्टी उनके ऊपर एक्शन लेगी नहीं लेगी वक्त तय करेगा। मगर बिल्कुल तय करेगा सर, बिल्कुल तय करेगा सर, बिल्कुल तय। आप बिल्कुल से जुदा के नॉर्मलाइजेशन करने वाले लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आप कोई क्लीन चिट हरगिज नहीं दे रहा है। तो फिर एक जगह नहीं, 2 जगह केस बुक हुआ है। 1 महीना हो चुका है इस इंसिडेंट को, लेकिन आपकी पार्टी ने एक कदम नहीं उठाया। मुतमईन रहिए, बराबर उनके एक्शन होगा। देख लीजिए, आप देख लीजिए, एक्शन होगा। नहीं, क्यों मुतमईन क्यों रहेंगे? हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप हर बात पर सवाल करते हैं सर। अच्छा, एक्सपेक्ट करिए। बिल्कुल। अभी तक आपने क्यों नहीं एक्शन? अरे उन पर केस बुक हुआ है, क्रिमिनल केस। हम रोके क्या? रोक रहे हैं पुलिस। क्यों नहीं निकाला? बिल्कुल निकालेंगे, फ्यूकर कर रहे हैं। इसीलिए आपको बीजेपी का चेहरा कहा जाता है, आईने में जो दिखता है। अरे जो हम मैडम, हमारा चेहरा ऐसा है ना, हर एक को रात में दिन में हम ही नजर आते, तो हम क्या करेंगे? वहां पर नौजवानों ने पत्थरबाजी की, पुलिस, सारे वीडियोस है, सारे सबूत है, लेकिन इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर आपने
पुलिस स्टेशन फोन करवाया, आपके पार्टी के लोग वहां गए। कहाँ और पत्थरबाजी हुई? शालीबंडा क्रॉस रोड आपका नहीं वीडियो है, ऐसा दिखाई वीडियो। Police are standing at this देखिए lane ये here, वीडियो वो and the दिखा other रहे हैं, side, ये देखिए इस वीडियो में protesters are ये इंडिया pelting टुडे का stone ये at वीडियो the है, police टेलीकास्ट बताइए। इसमें However, the पत्थरबाजी। police is कहाँ trying है to पत्थर? catch कहाँ हो hold रही? of these protesters and detaining them, taking them to the nearest police station. The rapid action force, मेरे and you भाई, can see how they are. एक मिनट बशीर, आप इसको एविडेंस आप कल पुलिस में पेश कर दीजिए, कमिश्नर सीबी आनंद। जो भी चीज कोशिश की जाती है अगर सरकार की तरफ से, क्या वो मुसलमानों की तरफ वो आ ही नहीं सकते हैं? आपको बहुत एतराज हो जाएगा। नहीं देखिए, अभी आप मदरसे सर्वे पर आप नाराज हैं, आप वक्फ के सर्वे पर नाराज हैं, मतलब किसी भी दिशा में वो आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी एक बात सुन लीजिए, आपने वक्फ सर्वे का नोटिफिकेशन पढ़ा यूपी सरकार का? जी। उसमें पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिए। जो जमीन बंजर है, बिट्टा है, जन कल्याण के लिए इस्तेमाल होगी। 89 के बाद जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ हुई, 33 साल के बाद आप कह रहे हैं कि वो वक्फ नहीं है। आप सर्वे करेंगे, सर्वे करके बोलेंगे कि भैया इतनी जमीन इस्तेमाल नहीं हुई। अब इसका क्या क्या बोलेंगे बताइए आप? उसकी बुनियाद में जो सोच है उसे आप अच्छा पूरी क्या तरह है, से- क्या है सोच बताइए। आप एक बात बताइए कि सबसे पहली चीज जो सारे लोग सुन रहे हैं और एकदम हैरान रह जा रहे हैं वो ये है कि आर्मी रेलवे के बाद सीधा वक्फ के पास जमीन है। इतनी ज्यादा जमीन है देश में। अब रिव्यू क्यों ना हो देखिए, उसका? अब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। सरकार कह रही थी कि माफिया को हटाएंगे, अब सरकार ये कह रही है कि वक्फ की जमीन बढ़ गई। वक्फ की जमीन कैसे बनती है? अगर कोई वक्फ करना चाह रहा है, आप करना चाह रहे हैं, मैं करना चाह रहा हूं, तो मेरे टाइटल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते, उसके बाद पब्लिक नोटिस इशू सरकार करती है कि इसको ऑब्जेक्शन है। तीसरा, उसके बाद सरकार गेजेट नोटिफिकेशन इशू करती है। मैं नहीं करता हूं, आप नहीं करते हैं, आप कैसे मेरे से जमीन खींचेंगे? सेक्शन 83 है, आप जाइए वक्फ ट्रिब्यूनल को। वो तो कह रहे हैं इस्तेमाल गरीबों के लिए होनी चाहिए, जरूरतमंदों आप के लिए नहीं होनी कर चाहिए। वक्फ पे कौन बैठा हुआ है कब्जा करके? देखिए, कब्जा भी हुआ है और जमीन भी बढ़ गई है, ये कैसा हो सकता है? एक चीज होनी चाहिए ना, दो चीज कैसे होंगी? या तो जमीन नहीं बढ़ी है। सर कब्जा क्या होता है? जमीन किसी के नाम पर, कब्जा किसी और ने कर लिया, तो आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ी लेकिन कब्जा किसी और ने कर लिया। अगर वो गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है मैडम ने कहा कि जमीन बढ़ गई, हाँ, रेलवेज और डिफेंस के बाद आपकी जमीन बढ़ गई, तो कब्जा कहां हुआ फिर? कब्जा दूसरे लोगों ने कर लिया ना, जो अरे, वहां पर चाहते हैं कि देखिए, अगर आपराधिक गतिविधि चले। अगर जमीन पे कब्जा हुआ है ना, तो आप उनको हटाने के लिए क्या किया आपने? बताइए। आप 6 साल से सरकार सर्वे में करेंगे, पहला कदम तो सर्वे होता है ना, पता तो चले कहां पर क्या है। मैडम सुनिए, 2020 में मोदी सरकार ने वक्फ वेरिफिकेशन की एक नोट सुप्रीम कोर्ट को दी और यह कहा कि 1,15,000 जायदादें उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की हैं, 16,000 करीब शिया वक्फ बोर्ड की हैं, जिसमें जीपीएस सर्वे हुआ, ऑनलाइन सर्वे हुआ, जमीन का सर्वे हुआ, पूरा हो चुका है। ये सर्वे की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आपने एफिडेविट दिया, अब इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है बताइए? उसके बाद बदला नहीं कुछ, बदला। उसके बाद वक्फ पे जमीन ऐड नहीं हुई। अच्छा, ये जो बदलता रहता है ना सर, सर्वे करना तो इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नेंस का। अगर आप इलीगल एंक्रोचमेंट्स को निकालना चाह रहे हैं, हम तैयार हैं, आप निकालिए ना। वो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो आपका जिम्मेदार आदमी हो, तो यूपी सरकार का आदमी है। आप दीजिए ना, पुलिस दीजिए, सब दीजिए, निकालवाइए उनको। पर एक बार चेक तो करना होगा ना, सर्वे तो करना। मैडम वो हो चुका है, आप उस नोटिफिकेशन को पढ़िए, मैं कह रहा हूं। सर, जब एलिगेशंस लग रहे हैं वक्फ बोर्ड मेंबर्स की, आप सर, सेक्शन 4 सेक्शन 5 पढ़े नहीं पढ़े आप वो पढ़िए, उसको पढ़कर। अच्छा मैडम, उसके इनिशियल स्टेज में क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन, हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा ऑब्जेक्शन का, आपने उसको लिख दिया। इसका मकसद एतराज नहीं, वो कुछ है जुडिशियल आपत्ति नहीं, वो भी नहीं। अच्छा छोड़िए। अब आप बताइए, आप वक्फ सर्वे करके आप वक्फ की प्रॉपर्टीज को कम करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं उसमें कि जन कल्याण के लिए इस्तेमाल होगा। अज्यूम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ऐसा होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं उस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 को पढ़ लिया जाए और उसके बाद आप हमसे सवाल करिए। वैसी साहब, आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाते हैं सर? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाता है? देखिए सुनिए, जितने नेतागण हैं, मेरा सवाल का ये सिर्फ ए हिस्सा नहीं, सुनिए पार्ट बी नहीं, सुनिए पार्ट बी। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है लेकिन मदरसा चलते रहे। अच्छा मैडम, कितने मदरसे हैं सर जहां पर साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है? मेरी बात सुनिए। मदरसे क्यों बनाए जाते हैं? इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए नहीं। मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं कि वो मौलाना बने, मुफ्ती बने, कुरान और सुन्नत के एक्सपर्ट बने। उसका प्राइमरी मकसद क्या होता है? अगर कोई हमारे हिंदू भाई चलाते हैं कोई पाठशाला जिसमें उनको स्कॉलर बनाना है,
तो क्या बने, डॉक्टर बनेंगे वो? तो वहां पढ़ने वाले लोग डॉक्टर इंजीनियर क्यों ना बने? देखिए बन रहे हैं आप। कहाँ बन रहे? यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है सर। एक मिनट, कुछ जगहों पर साइंस है, कहीं पर नहीं है। अच्छा तो उन बच्चों का क्या कसूर है? सुनिए, मॉडर्नाइजेशन क्यों ना हो? मॉडर्नाइजेशन तो जिंदगी की जरूरत है, मगर अगर आप बोलेंगे कि प्राइमरी मकसद के तहत जो मदरसे बनाए गए हैं उसको छोड़ दो, आप क्यों छोड़ेंगे? हम क्यों छोड़ेंगे? हम भाई जहां पर बच्चा कोई जा रहा है तो हाफिज कुरान बनेगा, मुफ्ती बनेगा, आलिम फाजिल बनेगा, उसको क्यों छोड़ेंगे? अच्छा आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, यूपी सरकार से आप क्यों नहीं पूछते बुलाकर कि 5 साल में 4.5 साल की सैलरी उन लोगों को आपने नहीं दी जो वहां पर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ाते हैं? मैं आपसे एक हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आपका एक कैमरामैन दीजिए मुझे, मैं गाजियाबाद जाता हूं उनके साथ, उन मदरसों में जाता हूं जो यूपी मदरसा बोर्ड में है, और वहां पर जो पंडित लोग इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ा, उनसे पूछ लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं कि आपको सैलरी कब मिली थी, आप पूछ लीजिए। अच्छा, मोहन भागवत जब गए थे मदरसे में, उन्होंने पूछा था बच्चों से कि क्या बनोगे, तो एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर। आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ तालीम ही हासिल करते हैं ताकि मौलाना बने? नहीं, उसका प्राइमरी मकसद क्या होता है मदरसे बनाने का, आप लोग उसको समझ ही नहीं रहे। पर बच्चों के भी अरे तो सपने शिक्षा हैं का- ना। मैडम खाली ओवैसी जी राइज करेंगे क्या? बच्चों को नहीं बनना है कहाँ- डॉक्टर, कहाँ- इंजीनियर सर? आप वो भी बैरिस्टर बनेंगे। देखिए मेरे जो दादा थे वो जामे निजामिया हैदराबाद का 125 साल पुराना मदरसा था, वहां के आलिम फाजिल थे मेरे दादा। आप समझिए इस बात को। कितने साल पहले? अरे कितने साल पहले थे वो ये आज की नहीं, बात कर रहे हैं, और 2022 की। सुनिए, और वो अपने वक्त के बहुत बड़े वकील भी थे, बहुत बड़े वकील भी थे, क्रॉस एग्जामिनेशन की मशहूर थी। मगर आपका प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है, मकसद क्या है मदरसा खोलने का? या आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए या मेडिकल कॉलेज को। अच्छा और एक बात, चलिए आपकी बात सही है अंजना ओम कश्यप की, और मैडम आपकी बात सही है, आपने कितने स्कूल खोले भाई मुसलमान इलाकों में? चलिए बता दी यूपी सरकार। सर आप मॉडर्नाइज होने नहीं देंगे तो अरे कहाँ- मेरे भाई, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, आपको स्कूल खोलने से मैं रोक नहीं सकता हूं। आपने कितने मुस्लिम बाहुल इलाकों में कितने आपने स्कूल खोले बता दो। चलो 5 साल में तुमने कितने खोले? खोल दो ना। आपको सच्चर कमेटी से लेके मिश्रा कमीशन, कुंडू कमेटी कह रही है कि मुसलमानों के इलाकों में स्कूल नहीं खोले जाते सरकार की तरफ से। पुलिस स्टेशन खोला जाता, शराब की दुकान खोली जाती, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते। आप स्कूल खोलिए, स्कूल खोलिए। अच्छा इनसे पूछिए तेलंगाना में हमने क्या किया। तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री में पढ़ती हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री में पढ़ती है। 60,000 ये काम हुआ है। ऐसा काम करिए ना आप। पार्लियामेंट में मैंने उठकर कहा कि भाई जो मुसलमानों, माइनॉरिटीज को, मुसलमान ने स्कॉलरशिप जो मिलती है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, आप उसको डिमांड ड्रिवन कर दीजिए, नंबर मत करिए। हर साल मैडम मेरी स्टैंडिंग कमेटी के मेरा सजेशन था कि 1 करोड़ बच्चे लूज कर रहे हैं स्कॉलरशिप, आप नंबर लगा दिए। कौन रोक रहा है? आप स्कूल खोलिए ना। और कितने पढ़ते हैं मुसलमानों के बच्चे मदरसों में? 4% पढ़ते हैं मुसलमानों के बच्चे मदरसों में। कौन रोक रहा है आपको? आप खोलिए ना। सर तेलंगाना में भी सर्वे हुआ, क्या का सर्वे हुआ? कितने बैकवर्ड काहे है का? मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन एजुकेशन को हाँ, लेकर रिजर्वेशन। हुआ है। लेकिन जब यहाँ पर सर्वे की बात आती है तो आप किस तो लिए आप हुआ? किस लिए हुआ वो सर्वे? वो सर्वे सिर्फ मदरसों के था बशीर? नहीं था। जो आप सर्वे, आप सुधीर कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसमें मुसलमानों के सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, हेल्थ, पॉवर्टी, ड्रॉप आउट रेट, रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट जॉब, जैसे 10-12 पैरामीटर्स पर यूपी से ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? ये कराए। मैं वही तो बोल रहा हूं, तुम्हारी बात वही तो बोल रहा हूं ना। कराओ सर्वे। आप कौन रोक रहा है आपको? आप कराइए। कितने ड्रॉप आउट रहे, कितने स्कूल्स आपने खोले, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में मुसलमानों का परसेंटेज क्या है बता दो, पुलिस में कितना है बताओ। आप नहीं करना चाह रहे। तो वो तो कर रहे हैं, आप उससे पहले रोक दे रहे हैं उनको। नहीं, हरगिज नहीं कर रहे। ये सिर्फ सर्वे कर रहे हैं मदरसों का, उन मदरसों का जो सरकार से पैसे नहीं लेते। आप पूरे मुसलमानों की स्टडी करवा दी उत्तर प्रदेश के। ओवैसी साहब, कहीं आपको ये डर तो नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बीच अपने इनरोड्स बनाने की कोशिश कर अरे रही है? कहाँ? कहीं जो गरीब मुसलमान हैं, जो पिछड़े हुए हैं बिल्कुल, वो उनका वोट बैंक बन जाएंगे, अरे उनकी तरफ कहां चले जाएंगे। कहां एक मुस्लिम एमपी नहीं है लोकसभा राज्यसभा में। वोटर तो है उनके। अरे देखिए, एक हाँ वोटर की बात करें, 2014 और 19 में एक ही समुदाय था जिसका वोट परसेंटेज बीजेपी को नहीं बढ़ा। 6% मुसलमानों ने 14 में वोट दिया, 19 में दिया CSDS के। देख लीजिए आप, हर समुदाय का वोट पड़ा है। आपके पास मुख्तार अब्बास नकवी जिंदगी गुजर गई बीजेपी में, कहां है बेचारे? गुमनामी में आ गए। शाहनवाज जिसको हम मामू बोलते, मामू नजर नहीं आते कहीं पर।
आप मंत्री बनाया था ना अरे कहाँ है, अभी खत्म हो गया वो बेचारा। जफर को देख लीजिए, जो बेचारे IIM के पढ़े हैं, 1 साल के थे, टाइम हो गए वो भी। कहाँ है? अरे मैं तो कह रहा हूं कि काम करो ना आप, हम तो बोल रहे हैं काम करो आप काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए, ओवरऑल जितने सवाल ये हुए हैं उसमें एलिगेशन ये है कि आपके चश्मे का पावर बदल जाता है सब। TRS करे सर्वे तो ठीक है, योगी ने कर दिया, नहीं एक मिनट मोदी ने बोल दिया, नहीं TRS ने क्या तो सर्वे, मुस्लिमों के नहीं खिलाफ। TRS ने क्या सर्वे किया? सुधीर कमेटी की रिपोर्ट में ये 12 पैरामीटर्स थे। आप उस तरह का सर्वे कराना चाह रहे यूपी में, मैं वेलकम करूंगा, कराइए। आप मुसलमानों, मदरसों में क्या चेक कर रहे हैं सर्वे में? एक सेकंड, मदरसों में क्या चेक कर रहे हैं वो सर्वे में, आपको पता है क्या? बिल्कुल 7 सवाल पूछ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं, कितने टीचर काम कर रहे हैं, टॉयलेट टीचर काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ना, टॉयलेट का बात कर। सुनिए, आपको हम ये कह रहे हैं कि भैया आप RSS के स्कूल्स का भी सर्वे कराइए, मिशनरी स्कूल्स का भी करवाइए, यूपी सरकार के स्कूल्स का करवाइए, उन बच्चियों के स्कूल्स का करवाइए जहां पर टॉयलेट कितने देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ भी टॉयलेट देख रहे हैं, कहां वहां है? भी कर रहे हैं, रेगुलर सर्विस होता है। देखिए मैडम, देखिए एक ही सर्वे हो रहा है कि समुदाय का एक ही सर्वे हो रहा है, हम बोले सबका करवाइए सर्वे, मैं रेडी हूं। अच्छा, अभी आपने बच्चियों की बात की थी, तो जरा आते हैं हिजाब पर। अरे वाह, 22 वर्षीय लड़की ईरान में, जो हिजाब पुलिस ने उसकी जान ले ली। अच्छा। ईरान में औरतें उतरी हैं सड़कों पर, वो सब के सब बीजेपी की एजेंट है। आज अगर इस देश में थोपा जा रहा है हिजाब लड़कियों पर, जहां चॉइस है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, संविधान उन्हें इजाजत देता है रिलीजियस फ्रीडम, लेकिन जहां पर थोपा जाता है, जहां पर आप बैठे हैं सर, यहीं पर शो कर रही थी और एक मौलाना ने 2 लड़कियों को कहा कि ये हिजाब नहीं पहनती हैं, तो मैं ये नहीं कहता इनका चरित्र खराब है, लेकिन जो इनकी नीयत है, जो इनका व्यवहार है, वो आदर्श नहीं है। ये जो थोपा जाता है बच्चियों पर, ये दमन का हथियार है उन बच्चियों के लिए। देखिए मैडम, ये गलती आपकी है, आपने ऐसे पागल मौलाना को बुलाया, उनको मौलाना मुल्ला बोलना चाहिए, आपने उनको बुला लिया गलती से। ईरान की जब बात है, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं, भारत सरकार का ओपिनियन क्या है ईरान में आज जो हो रहा है, बोल दीजिए। जयशंकर साहब बोल दीजिए, आपका ओपिनियन बताइए पहले। नहीं, अरे मुझे तो आपका ओपिनियन नहीं पता। मैं आ रहा हूं मेरे प्रधानमंत्री को बताना चाहिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस पर क्या ओपिनियन है। नंबर 2, भारत की तुलना ईरान से करना यह भारत की तौहीन है। वो एक चौकटिक कंट्री है, वहां पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक कि उनके सुप्रीम काउंसिल उसकी इजाजत नहीं देते। वहां पर एक डेमोक्रेसी नाम की चीज है, यहां पर संविधान है। गोलपोस्ट बदल दिया ना नहीं, आपने? बिल्कुल नहीं। बहुत चालाकी से कोई चालाक बाल काट रही हैं वहां महिलाएं अपनी। अरे बहुत अच्छा, उन लड़कियों के लिए बोलिए ना। सुनिए, देखिए, ओवैसी साहब उनके साथ खड़े हैं, मैं उनकी आजादी के लिए, कि वो बिना हिजाब के जी सके। कर्नाटका की लड़कियों के साथ खड़ा हूं जो कह रहे हैं कि हमारा राइट टू चॉइस है, हमारा राइट टू कल्चर है, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ईरान पर चुप्पी। मैं क्यों करूंगा ईरान की बात? तो वहां की लड़कियों की बात क्यों अरे नहीं होगी? मुझे क्या करना ईरान से? विश्व में कहीं हो, अगर लड़कियां कह रही हैं हिजाब दमन का हथियार है, वो तो बाल फिर काट रही हैं, हिजाब जला रही हैं। अगर यहाँ पर कर्नाटका की बच्चियां स्कूल में पहन के जाए तो यहाँ क्यों नहीं खड़े रहेंगे? आप तो भारत के नागरिक है ना। ये कौन सी क्या कहा उसमें? अरे ये कौन सी मोहब्बत है कि भारत की बच्चियों से मोहब्बत नहीं है, ईरान की बेटियों से मोहब्बत है? अरे भाई, ये भारत की बेटियां हैं, जो कल फ्यूचर उनका होगा। तो सहूलियत के हिसाब से आप अपना ये सहूलियत है कि ईरान में बाल काट दिए, यहां भी बाल एक काट तरह दो। की सहूलियत तो ये भी थी कि आपने कहा कि दिल्ली के मदरसे में क्यों गए, उन्हें पहले गुजरात जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना, वो यहाँ से सहूलत नहीं है। शुरुआत की है, हो सकता है जाए गुजरात, मोहन भागवत। अरे तो आप उनको जाने की जरूरत नहीं है गुजरात को, उनको सिर्फ ईरान की महिलाओं को आजादी होनी चाहिए। ईरान, अरे मैं कौन होता हूँ ईरान के बारे में बोलने वाला? महिलाओं पे बोलना। मैं देखिए, जो देश की फॉरेन, अच्छा, हिंदुस्तान में ही जो महिला चाहती है कि मैं न पहनूं हिजाब, बिल्कुल ना पहने, उसको आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल ना पहने। मैं ऐसे कई मुस्लिम एंकर्स के शो पे जाता हूं, मैं बोलता हूं उनको, जब तक आप नहीं पहनेंगे नहीं आऊंगा मैं, और जाता हूं बराबर, मैं कभी बोलता हूं आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल, आजादी पहनने की भी होनी चाहिए, नहीं पहनने की भी होनी चाहिए। भाई आप कौन होते हैं कि भाई आपकी तरह बन जाऊं? मैं कौन होता हूं? लेकिन क्या कहा कोर्ट ने यूनिफॉर्म को लेकर? स्कूल ने क्या कहा है? वो चाहते हैं ना कि अगर यूनिफॉर्म है। मैडम, आप कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट पढ़िए। वहां के चीफ जस्टिस ने स्कूल की तुलना कर, स्कूल को मिला दिया प्रिजन के साथ, स्कूल को मिला दिया आर्मी के साथ। कहां है मैडम ये? उन्होंने कुरान करीम के जो आयतें हैं उसको गलत इंटरप्रिटेशन दे दिया, इतना बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन। कुरान में कहा गया ला इकरा फिद्दीन, यानी
रिलीजन में जबरदस्ती नहीं है, आपने उसको जोड़ दिया उसमें हिजाब से, वो ताल्लुक ही नहीं है उसका। पर इस्लाम में भी तो कुछ परिवर्तन होने चाहिए ना। क्या? हर धर्म ने एक से क्या परिवर्तन? हर धर्म, फिर गुस्सा गया। नहीं गुस्सा नहीं है, क्या परिवर्तन? हर धर्म अपने आप को बदलता है समय के हिसाब से। क्या आप क्या मास्क बदलना? पहनकर, आपको काला लिबास कह के हमेशा काला कपड़ा अपने सिर पे रखो, आपको बोला जाए कि काम करो, ये क्यों नहीं? फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? अरे बिल्कुल नहीं है। अगर सती प्रथा का अंत हुआ तो उसकी अरे वजह थी। एक मिनट, अगर कोई अपने मुंह को छुपा रही है, आप उसके चेहरे को नहीं देख रहे हैं, मगर वो तो देख रही है ना आपको, उसके सर पर हिजाब है, दिमाग पर तो नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम चलते हैं जामे मिलिया को, वहां पर मुस्लिम बच्चियों के दरमियान में जो हिजाब पहनती है नहीं पहनती है, अंजना ओम कश्यप मुझे खड़ा कर दें और पूछ लीजिए उनसे। हम पूछते हैं उनसे, क्या है भाई तुम क्यों पहन रहे हो? इसको आप ये समझ रहे हैं कि बैकवर्डनेस की निशानी नहीं है। बैकवर्डनेस की निशानी यमन की एक लड़की, सुनिए फिजिकल हैंडीकैप, कोई हैंडीकैप नहीं है फिजिकल। मैडम फिजिकल हैंडीकैप कैसा होगा जब बॉक्सिंग, गर्मी के एक मिनट सुनिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन कह रहा है कि आप हिजाब पहन के बॉक्सिंग मैच कर सकती हैं। बास्केटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन कह रहा है कि आप हिजाब पहन के बास्केटबॉल खेल सकती हैं। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है बोलिए? जिनकी चॉइस है उनको तो इजाजत होनी चाहिए। अरे मैं तो वही तो कह रहा हूं। सर, परवरिश में थोपा जाता है ना कि ये तुम्हारे धर्म का हिस्सा है, आदर्श व्यवहार ये है। देखिए वो जमाना जा चुका है, मगर जब बच्ची बड़ी हो जाती है, बालिग हो जाती है, तो उसको आप क्यों अंडर एस्टिमेट करते हो उनके इंटेलेक्ट को? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग अंडर एस्टिमेट क्यों करते। और दूसरा ये कि आप लोग क्यों समझते कि नहीं आपकी तरह बन जाए। नहीं बनेंगे भाई, ये डाइवर्सिटी है। अब आप राजस्थान के गांव में चले जाइए, मैं गया था, अब उत्तर प्रदेश के ईस्ट में चले, सर पे ओढ़ते हैं। अब बोले मैं क्यों पहन रहे, वो तो निकाल दो, क्या करेंगे आप? यही तो भारत की खूबसूरती है मैडम। कोई पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा, कोई सब करेगा। अच्छा, आज तक में ड्रेस कोड है ही नहीं है, बताइए। आज तक में ड्रेस कोड है मैडम आपके लिए, एंकर्स के लिए है ना? ये फिर आप नहीं आप इसका नहीं, इसका जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल है ना? आप उस एरिया में घुस रहे हैं एक जो मिनट, आपके हिजाब की थ्योरी को गलत साबित करेगी। नहीं बिल्कुल नहीं। आप आज यूनिफॉर्म तक अनुशासन है ना, बिल्कुल है। उसके ऊपर से मैं घूंघट डालकर आ जाऊं, क्या हो सकता है? वो तो वो यूनिफॉर्म, सुनिए यूनिफॉर्म ओवैसी साहब, सुनिए मेरा, यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कोई भी धर्म, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। और यूनिफॉर्म के रंग का अगर हिजाब पहन रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है भैया? दूसरे मजहब के लोग क्रॉस पहनेंगे, मंगलसूत्र लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, मगर हमको हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है, क्यों? ये हमारा सवाल ये देखिए, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू कॉन्शियस है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें बुरी बात क्या है? फिर जब लोग तिलक लगा के आ रहे हैं, उन खंडवा डाल के आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई हम बोल रहे हैं मत पहनो बोल के उनको। तिलक तो बहुत चुभता है सर आपको। बिल्कुल नहीं चुभता है मैडम, नहीं। बिल्कुल नहीं चुभता है। मेरे दोस्त है, मेरे घर को आते हैं, अपनी वाइफ के साथ तिलक लगा के आते हैं। कई महिलाएं हैं जो ट्रिपल शादी, 4 शादी पर है, उसके खिलाफ बोलती हैं। ऐसे मुद्दे आते ही आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपका वोट बैंक यही है। वही लोग हैं जो इसके समर्थन में आपके कौम के अंदर। अच्छा, ये बात बताइए कि मुसलमानों में 2 शादियां कितने लोग करते हैं, हिंदुओं में कितने करते हैं? मालूम आपको? 2005 का डेटा दे रहा हूं। कितना फर्क है मुसलमानों, नहीं मुसलमानों में 2.5, हिंदू भाइयों में 1.77। गवर्नमेंट का डेटा है, मैं कह रहा हूं। पर हिंदुओं में वो गैर कानूनी है। एग्जैक्टली, यही तो आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। अरे मैडम, मैं आपका शुक्रिया, सुनिए मैडम एक मिनट, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। गैर कानूनी है ना, ये अगर शादी कर रहा है तो बीवी के तौर पर मान रहा है उसको तो बीवी का भी स्टेटस नहीं मिल रहा उसको। हिंदुओं में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उस आदमी को जिसने दूसरी शादी की है बिना पहली को छोड़े, तलाक दिए। सुनिए, यही तो कह रहा हूं कि भाई आप कम से कम स्टेटस तो मिल रहा है बीवी का। ये कौन सा दलील? अरे बिल्कुल, अगर आप बीवी का स्टेटस मिलेगा किसी हिंदू को सेकंड मैरिज करा तो नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलेगा? अगर पहली बीवी है तो उसको उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अच्छा, फिर वो इस्लाम चेंज करके शादी कर ले तो सेकंड वाइफ हो जाएगी उसकी। और लेकिन अगर कुरीति है, यही तो मैं कह रही थी, इस्लाम में कब अंदर से रिफॉर्म की बात होगी? आप तो कभी नहीं हिम्मत जुटाएंगे, क्योंकि आपको वोट चाहिए ऐसे लोगों का जो इन कुरीतियों पर अपनी जिंदगी चलाते हैं। एक बात सुनिए, कितने औरतें पैदा हो रही हैं, कितने मर्द पैदा हो रहे हैं? कई स्टेट्स हैं जिनमें सेक्स रेशियो बदला है। वही तो हम आपसे बता रहे हैं मैडम कि आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या है, सच्चाई सामने आ जाएगी आपके। एक जैसा कानून क्यों ना हो? कौन सा कानून? हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, एक शादी की इजाजत होनी चाहिए। हम 2022 में जी रहे हैं सर, एक बार तो अच्छा, इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं है,
इंडियन आपका स्पेशल मैरिज, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट है ना ये। अच्छा मैडम, इस पर आपका क्या तबसरा है? सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था कि अगर कोई पत्नी अपने शौहर के साथ नहीं रहेगी और अपने पति के हस्बैंड की वाइफ की उनके माता पिता की खिदमत नहीं, क्रूरल्टी है। क्या बोलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मैडम इसके ऊपर। आप एक कानून की बात करते, चलिए मैं लक्षद्वीप जाना चाह रहा हूं, मुझे वीजा मिलेगा? मैं जाना चाह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट, मिलेगा? भारत की प्लूरलिज्म को मानो ना, क्यों नहीं मानते इसको? नहीं, प्लूरलिज्म अच्छा, है एक और सुनिए, रीतियों में अंतर है। एक कानून की आप बात ये कर रहे हैं, महिलाओं का दमन है। अरे सुनिए, महिला नहीं कर सकती 4 शादी। एक कानून की आप बात कर रहे हैं ना, गोवा की मिसाल ले लीजिए। चलिए, अगर 25 और 30 साल के दरमियान में एक हिंदू महिला और उसके पति को बेटा नहीं हुआ, दूसरी शादी कर सकता है वो। यही तो सबको खत्म करने की बात है। कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, गोवा वाला भी खत्म। देखिए मैडम, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कैसे लाएंगे इस देश में? मेरा आर्टिकल 29 मेरा कल्चर का प्रोटेक्शन है, कैसे लाएंगे आप? मुझे नहीं ला, वो तो बिल 25 में आप रोक सकते, 29 मेरा कल्चर है, आप कैसे तोड़ेंगे मेरे कल्चर को? आप मुझसे छीनेंगे आप मुझसे? अच्छा, आप ज्ञानवापी पे बोल रहे थे ना? सुनिए आ गया ना सुनिए, तरफ से। नागालैंड मिजोरम 371 निकालेंगे आप नागालैंड में। अच्छा मैडम, आप बात कर रहे हैं महिलाओं की, नॉर्थ ईस्ट में ये हेमंत बिस्व शर्मा से नहीं पूछिए आप, मुझे शिकायत है आपसे, पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती है वहां पर। एक महिला 4 हस्बैंड से शादी करती है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला कि हमारी इस प्रैक्टिस खत्म मत करिए। तो केस चल रहा है ना उस अरे पर। यही तो हम कह रहे हैं कि भारत की इस खूबसूरती को मानो आप और स्वीकार करो। अगर क्या कुरीति भी है तो आप भी। ये कहेंगे कि 133 करोड़ जनता के लिए एक ही कानून होगा? नहीं हो सकता, गलत है ये भारत की खूबसूरती, उसको मानना पड़ेगा आपको। सिर्फ मुसलमानों के वोट से आप भारत की राजनीति में कहां से कहां तक पहुंच पाएंगे? आखिरी सवाल है, कहां से कहां पहुंचेंगे? अरे मैडम, मैं गली का लीडर हूं, गली में ही रहूंगा। मैं एक फकीर हूं, फकीर ही रहूंगा। मोदी जी की तरह नहीं कि झोला लेके चले जाएंगे, हम रहेंगे वहीं पर। हर स्टेट में घूम रहे हैं आप। अरे क्यों नहीं? गुजरात, अरे बिहार, उत्तर जब प्रदेश। तक आप भारत में घूमेंगे नहीं, भारत का प्लूरलिज्म, भारत की खूबसूरती समझ में नहीं आएगी आपको। घूमना चाहिए, लड़ना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। और हमारे हैदराबाद में बोला जाता है कि जब तक बच्चा या बच्ची रोती नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती उसको, लड़ना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा। कर रहे हैं। कब जिंदगी जब तक रही, सेहत साथी साथ देंगे। कामयाबी नाकामी हो तो अल्लाह तय करेगा ना मैडम। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कोशिश करना है, कोशिश करूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, कोई कोर्ट सबसे ऊपर कौन? ओवैसी साहब, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, ये गलत है। कौन सा फैसला? कोर्ट का फैसला। अरे सुप्रीम मैडम, आप अयोध्या पर जो फैसला आया। अरे बिल्कुल, जस्टिस JS वर्मा। कितनी बार आप उनको अरे ये आपको वर्मा का नाम सुनते कि आप ऐसा हो जाते हैं? अरे एक जज अरे कोर्ट कर रहे हैं ना सुप्रीम, अरे बड़ा सुप्रीम कोर्ट उन्होंने हाँ बिल्कुल। अरे डिसएग्री करना कोई क़यामत आ जाएगी? डिसएग्री करेंगे, मुझे डिसएग्री करने का इज्जत का डिसएग्री करूंगा। और वो जो जजमेंट दिए वो MP बन के बैठे हैं आज। आप बताइए, देखिए, अमित शाह ने कहा क्रोनोलॉजी समझिए, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं। आज जो MP बन के बैठे हैं और जजमेंट, आपने क्या जजमेंट दिया? मैं आज भी उस जजमेंट के बारे में आपके प्रोग्राम में आकर लाइव कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत सी चीजें खुलेंगी। आप बताइए मैडम, सही से बोलिए, आप बहुत पढ़ती हैं, क्या कई इश्यूज नहीं खुल गए? हाँ, तो क्यों नहीं खुलने चाहिए? ये अब आप आगे ना, अब आप बोल दिए दिल की बात, आप खुलने चाहिए। बात नहीं है। नहीं, आप खुल गए हैं। ये अदालतों की बात। अरे कैसा अदालत कह रहा है कि आप टेस्ट कीजिए, अगर उस पत्थर में जिसको फाउंटेन कहा जा रहा था शिवलिंग को, आप देखिए कि कब का डेटेड है ये। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह चुका है कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप कैसे हाथ लगाएंगे उसको? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह दे 47 के बाद कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी, वक्फ जो चाहे प्रॉपर्टी ले ले। अरे वक्फ का देखिए, हम ये तो कह रहे हैं, आप समझा करिए, वक्फ का जो इंदराज जो रजिस्टर होता है वो सरकार करती है, मैं नहीं करता हूं। विरोधाभास है दोनों चीजों में, कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों चीजों में। बिल्कुल। अरे मैडम, कहां आप जमीन आसमान मिला दे रहे हैं? एक प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो 47 के बाद पूछो मत, सवाल मत करो। बिल्कुल, वो उस पर नहीं होगा, बाबरी राम मंदिर छोड़कर। यहां पर तो अब आप बोलेंगे प्रॉपर्टी हो गई, सवाल ना, वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर सरकार कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। गजट सरकार इशू कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो अब सरकार कह रही है कि सर्वे है, वक्फ नहीं। उसके आपको एक्शन लेना पड़ेगा 95 एक्ट के तहत, जिसमें सेक्शन 83 है, 222 हाईकोर्ट जाइए। आप कैसे आप बोलेंगे एक हाथ से दूंगा और तोड़ दूंगा मैं? कैसे छोड़ेंगे आप? पर ज्ञानवापी पे आपने बोला नहीं सर, वो जो स्ट्रक्चर है, अगर पता चल जाए कब का डेटेड है, फिर ये फाउंटेन है, फाउंटेन
कुछ लोगों के लिए आस्था का उनके सवाल है। बिल्कुल होगा। आप कह रहे हैं वहां पर नमाज होनी चाहिए, बिल्कुल तो वही होगा। दूसरी तरफ पूजा के लिए भी तो बिल्कुल कह रहे होगा। हैं। मैं उनका जवाब, अच्छा है ना, कोर्ट ने जो कहा है, नहीं, पता चल जाए कोर्ट ना। का फैसला गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत फैसला है, बिल्कुल गलत फैसला है। कैसे गलत है? सुन लीजिए, शिवलिंग का शिवलिंग, फाउंटेन का अरे फाउंटेन हो कहाँ जाएगा। कहाँ, पता ही चल जाएगा कि फाउंटेन है। एक बात सुन लीजिए, जब मोदी जी जब पूरा लाइव टेलीकास्ट आप लोगों ने किया था, वो 2-2 कपड़े चेंज किए, जब वहां पर काशी की मंदिर का रिनोवेशन किया, मुसलमानों से प्रॉपर्टी मोदी जी ने एक्सचेंज की नहीं की? मोदी जी बता दें देश को। आपने मुसलमानों से प्रॉपर्टी ली और उनको दूसरी प्रॉपर्टी दी। एक घर था वहां पर, क्योंकि एक्सटेंड किया। आप एक्सचेंज किससे करते हैं? मालिक से करते हैं या किसी से खाबिज से करते हैं? यही तो हम बता रहे हैं देश को। ऐसे साहब आप आए, तमाम सवालों के आपने जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है थर्ड डिग्री की कुर्सी पर आप आते रहेंगे, क्योंकि जितने मुद्दे आप बीच बीच में उठाते रहते हैं उस पर आपका जवाब। अरे आप कभी भी बुलाइए, हाजिर हूं, मैं कहां भागने वाला हूं। धन्यवाद। शुक्रिया मैडम। तुमको हम 67 की याद दिलाते हैं, वहाँ क्या हुआ था। भारत ने उस सोच को हराया था जिसे एक पल के लिए भी ये लगा हो कि हमारी सेना कमजोर हो सकती है। एक लोकेशन थी जहां पे भारतीय और चीनी सैनिक बामुश्किल 3 गज की दूरी पे थे। मैं आजादी के खुले पंख भी हूं, मैं पर्वत की अचलता भी, मैं पीहर का लाड भी हूं, मैं ससुराल का सूत्र भी, मैं एशप्रा, प्रथा भी, प्रगति भी। पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। अगर देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। अगर आप भी ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लेकिन गरीब हैं, अगर आप भी अपमान का घूंट पीकर हर रोज अपनी नौकरी पर या अपने काम पर जाते हैं, तो हमें अपनी कहानी जरूर बताइए। एक 30 सेकंड का वीडियो बनाइए और हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8657900895। हम आपकी ये कहानी पूरी दुनिया को सुनाएंगे और आपके स्वाभिमान के लिए आवाज उठाएंगे। सभी की तालियों के बीच में यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। सक्सेना जी, आप टनल पे पहुंच गए हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त मेट्रो की टनल में मौजूद हूँ और 5G क्रांति के लॉन्च के साथ ही इसकी झलक भी दिख गई। यहाँ पर स्वागत करते हैं 5G सर्विसेज का। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नई मोबाइल क्रांति के फायदे दिखाए गए। डेमो नंबर 1, मुंबई के स्कूल से कनेक्शन। 5G के लॉन्च होते ही प्रधानमंत्री सबसे पहले मुंबई के स्कूल से जुड़े, बच्चों से बात की। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? मुंबई के स्कूल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। डेमो नंबर 2, टनल तक नेटवर्क। दूसरे डेमो में प्रधानमंत्री दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट टनल से जुड़े, जहां उन्होंने सीधे एक मजदूर से बात की। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका?
सर यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये टनल के काम में ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसे काम आ रही है? सर बहुत ही उन्नति के लिए काम आएगी सर, बहुत ही मेहनती है सर, हमें हर तरह के निर्देश दे करके बताया जा रहा है सर। डेमो नंबर 3, मंच पर आ गया काशी का स्कूल। और आखिर में प्रधानमंत्री ने 5G का अनुभव तब किया जब वाराणसी के स्कूल की बच्ची से बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। और वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी से मंच पर आ गई। आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही VR में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। ये है टेक्नोलॉजी का पावर, जिसने अवसरों के कई दरवाजे खोल दिए। आज तक ब्यूरो। आदरणीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी, श्री अश्विनी वैष्णव चौहान जी, सेक्रेटरी टेलीकॉम, मेरे इंडस्ट्री के साथी मुकेश अंबानी जी, कुमार बिरला, मेरे पुराने हमसफर राजीव चंद्रशेखर जो यहाँ आज मौजूद हैं, डिस्टिंग्विश गेस्ट और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पिछले कई दशकों से मेरे साथ टेलीकॉम में चले हैं, उन सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम दिन है देश के लिए। एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और मेरा ये मानना है कि इस युग की शुरुआत जो ये 75वीं साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम पे हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये एक देश में नई जागरूकता लाएगी, एक नई एनर्जी लाएगी और इससे जैसे अभी मुकेश ने भी बताया कि बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देशवासियों के लिए खुलेंगी। जो रूरल एरियाज़ हैं, जो आज शायद कुछ अभाव महसूस कर रहे हैं, उनको हर चीज़ से जोड़ा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस बात का गर्व है और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझते हैं। ईरान में हिजाब का हिसाब करने सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों से ईरानी हुकूमत मिसाइल से बदला ले रही है। हिजाब के खिलाफ इंसाफ की मांग करने वालों के मंसूबों पर राष्ट्रपति रईसी की सरकार मिसाइलें दागकर पानी फेरना चाहती है। हिजाब न पहनने पर हुई महसा अमीनी की मौत के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन इराक के कुर्दिस्तान इलाके में देखने को मिले थे। अब उसी कुर्दिस्तान में ईरान ने चुन चुन कर इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने गुरुवार सुबह इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइल अटैक किया, जिसमें एक गर्भवती महिला सहित 13 लोगों की मौत हो गई। ये हमले रईसी के उस बयान से मेल खाते दिख रहे हैं जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने की बात कही है। این اغتشاشات به کسانی که ناامنی ایجاد کردن در جامعه، جان و مال مردم رو صدمه زدن، اینها واقعا باید به عدالت سپرده بشن و چه کسانی که اونها رو تحریک کردن، چه کسانی که बता दें कि ये हमला कुर्दिस्तान में ईरान विरोधी समूहों को निशाना बनाते हुए किया गया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि उन्होंने ऐसे लोगों को हमले में मार गिराया जिन्होंने हाल ही में दंगों का समर्थन किया था। वहीं कुर्दिश पार्टी के लोग भी इस हमले को ईरान द्वारा बदला लिया जाना करार दे रहे हैं। ئەم ناڕزایەتیانە لە ئێران کە دەستی پێکردووە سەرچاوەکەی کوردستانە، لە کوردستانەوە پەرەی گرد و چوو هەموو ئێرانی گرتووەتەوە و उधर अमेरिका ने ईरानी हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ये इराक और उसके लोगों की संप्रभुता पर हमला है। इस बीच प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को भी बैन कर दिया गया है। बता दें कि करीब 12 दिन पहले हिजाब न पहनने पर ईरान की पुलिस ने महसा अमीनी नाम की 22 साल की महिला को हिरासत में ले लिया था,
जिसके बाद अमीनी की हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही पूरे ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। मैं आजादी के खुले पंख भी हूं, मैं पर्वत की अचलता भी, मैं पीहर का लाड भी हूं, मैं ससुराल का सूत्र भी, मैं ऐशप्रा, प्रथा भी, प्रगति भी। पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। अगर देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। अब नो बफरिंग, अब नो फ्रीजिंग, अब स्पीड अमेजिंग। कॉल ड्रॉप तो भूल ही जाइए, ये सब गुजरे जमाने की बात हो गई। अब नया जमाना है, 5G वाला जमाना। अब सुपर रफ्तार होगी, 2 घंटे की फिल्म सिर्फ 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। देश में नई मोबाइल क्रांति आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G मोबाइल सेवा लॉन्च की। रिमोट बटन दबाकर पीएम ने नई मोबाइल क्रांति लाइन किया। इसके साथ ही देश के 13 शहर में मोबाइल को सुपर रफ्तार मिल गई। देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है।